हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी नॉवेल रीडिंग सीरीज़ चल रही है ऑफ अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स बाय खालिद हुसैनी। लास्ट टाइम हमने किया था चैप्टर नंबर 9 और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10। रशीद के घर आने के बाद पहले कुछ दिन मरियम लगभग अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। हर सुबह फजर के वक्त दूर से आती अजान की आवाज़ उसकी आँख खुल जाती। नमाज के बाद वो दोबारा बिस्तर में घुस जाती। जब रशीद बाथरूम में तैयार होता तब भी मरियम बिस्तर पर ही होती। दुकान जाने से पहले रशीद उसके कमरे में आकर देखता कि वो ठीक है या नहीं। मरियम अपनी खिड़की से उसे देखती रहती। रशीद आंगन में अपना लंच बाइसिकल के पिछले कैरियर में बांधता, फिर साइकिल को आंगन से बाहर सड़क तक ले जाता। मरियम खिड़की से देखती रहती जब तक वो साइकिल चलाते हुए गली के आखिर के मोड़ पे गायब नहीं हो जाता। ज्यादातर दिन मरियम बिस्तर पर ही पड़ी रहती। उसे लगता था जैसे वो बेसहारा और बिल्कुल तन्हा हो गई हो। कभी कभी वो नीचे किचन में चली जाती। वहां वो अपने हाथ चिपचिपे और ग्रीस से भरे काउंटर पर फेरती, विनल के फूलों वाले पर्दे देखती जिनमें जले हुए खाने की बू बसी हुई थी। वो किचन की टेढ़ी मेढ़ी ड्रॉर्स खोलकर अंदर रखी चीजें देखती, अलग अलग तरह के चम्मच और छुरियां, एक कोलैंडर और पुराने कटे पड़े लकड़ी के स्पैचुलास। ये सब चीजें उसके लिए अब उसकी नई रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनने वाली थी। हर चीज उसे याद दिलाती कि उसकी पुरानी जिंदगी किस तरह उजड़ चुकी थी और अब उसे एक बिल्कुल नई जिंदगी जीनी थी। इस हिस्से में मरियम का अपने कमरे में बंद रहना सिर्फ घर से बाहर ना निकलना नहीं था। वो असल में अपनी पुरानी जिंदगी के खत्म होने को समझने की कोशिश कर रही थी। किचन की छोटी छोटी चीजें जैसे बर्तन, पर्दे, ड्रॉर्स अब उसके लिए एक ऐसी जिंदगी की निशानी बन रहे हैं जिसे उसने खुद चूज नहीं किया, बल्कि जिसमें उसे लाकर रख दिया गया है। मरियम को लगने लगा था कि उसकी पूरी जिंदगी जैसे जड़ से उखड़ गई हो। वो एक ऐसी जिंदगी में आ गई थी जो उसकी अपनी नहीं थी, जैसे किसी और की जिंदगी में जबरदस्ती एक अजनबी को लाकर रख दिया हो। उसका खाना खाने का भी मन खत्म हो गया था। कोलबा में उसका खाना हमेशा सिंपल होता था, लेकिन उसकी भूख ठीक थी। अब कभी कभी वो सिर्फ थोड़ा सा सफेद चावल और ब्रेड का टुकड़ा खा लेती। खिड़की से बाहर देखते हुए मरियम को सामने की सड़क और आसपास के घर नजर आते। वो देखती थी कि औरतें कपड़े धो रही हैं, अपने बच्चों को डांट रही हैं, मुर्गियां मिट्टी में चुग रही हैं, दुकानदार अपनी दुकानों के सामने बैठे हैं और गाय पेड़ों से बंधी हुई है। लेकिन इन सब चीजों के बीच भी उसका दिल सिर्फ अपने पुराने घर को याद करता था। उसे गर्मी की वो रातें याद आती थीं जब वो और नाना कोलबा की छत पर सोते थे और नीचे गुलदमान पर चांद की रोशनी पड़ती थी। गर्मी इतनी होती थी कि उनके कपड़े बदन से चिपक जाते थे। उसे सर्दियों की वो दोपहरें भी याद आती थीं जब वो मुल्ला फैजुल्ला के साथ कोलबा में बैठकर पढ़ाई करती थी। उसे छत से गिरती हुई साइकिल की आवाज़ याद आती थी, पेड़ों से आती कौओं की आवाज़ भी याद आती थी। ये सब यादें मरियम को और ज़्यादा होमसिक कर देती थी। घर में अकेली होने पर वो बेचैन होकर इधर उधर चलती रहती, कभी किचन से लिविंग रूम तक, फिर सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में और फिर वापस नीचे। आखिर में जब वो फिर अपने कमरे में चली जाती, नमाज पढ़ती, बिस्तर पर बैठती और नाना को याद करके अंदर ही अंदर टूटती रहती। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगता, मरियम की बेचैनी और बढ़ जाती। उसे रात का खौफ सताने लगता। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल आता, रात को जब रशीद घर आएगा तो क्या वो भी वही करेगा जो शौहर अपनी बीवियों के साथ करते हैं। इस ख्याल से उसके दांत कांपने लगते। वो बिस्तर पर लेटी रहती, नर्वस और डरी हुई, जबकि रशीद नीचे अकेला खाना खा रहा होता। रशीद रोज शाम को उसके कमरे के पास रुकता और अंदर झांक कर कहता, तुम इतनी जल्दी सो नहीं सकती, अभी तो सिर्फ 7 बजे हैं, जाग रही हो, मुझे जवाब दो, नीचे आओ। अंधेरे में मरियम ने धीरे से जवाब दिया, मैं यही हूँ। इस हिस्से में मरियम की होम सिकनेस और फियर दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं। दिन में वो नाना और मुल्ला फैजुल्ला की यादों में अपना पुराना घर ढूंढती है और शाम होते ही उसका डर बढ़ने लगता है। सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रास्ट ये है कि दिन मरियम को उसकी पुरानी ज़िंदगी याद दिलाता है, लेकिन रात उसके लिए उसकी नई ज़िंदगी का खौफ याद दिलाती है। रशीद मरियम के कमरे के दरवाजे पर आकर बैठ गया।
मरियम अपने बिस्तर पर थी और वहां से उसे रशीद का बड़ा भारी जिस्म, लंबे पैर और हुक नाक वाली शक्ल नजर आ रही थी। उसकी सिगरेट का धुआं उसके चेहरे के आसपास घूम रहा था और जलती हुई सिगरेट का सुर्ख सिरा बार बार चमककर बुझ रहा था। रशीद ने मरियम को अपने दिन के बारे में बताना शुरू किया। उसने बताया कि उसने डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर के लिए खास जूते बनाए थे, जो उसे ही जूते खरीदते थे। एक पॉलिश डिप्लोमेट और उसकी बीवी ने भी उससे सैंडल बनवाने का ऑर्डर दिया था। फिर बात जूतों से जुड़ी कुछ अंधविश्वासी बातों पर आ गई। रशीद ने बताया कि लोगों का मानना है कि बिस्तर पर जूते रखने से घर में मौत आ सकती है। अगर कोई पहले बायां जूता पहने तो कहा जाता है कि झगड़ा होगा, और अगर जूतों को बांधकर कील से लटका दिया जाए तो उससे भी बुरा शगुन माना जाता है, सिवाय इसके कि अगर ये गलती से जुम्मे के दिन हो जाए। लेकिन रशीद खुद इन बातों को नहीं मानता था। उसके हिसाब से अंधविश्वास ज्यादातर औरतों की फिक्र होती है। इसके बाद वो सड़क पर सुनी हुई दूसरी बातें मरियम को बताने लगा। उसने अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के बारे में बताया, जो एक स्कैंडल की वजह से इस्तीफा दे चुके थे। मरियम ने निक्सन या उस स्कैंडल के बारे में कभी नहीं सुना था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप रशीद के जाने का इंतजार करती रही। उसके लिए रशीद की बात खत्म होना ही राहत थी। वो चाहती थी कि रशीद सिगरेट बुझाए और चला जाए। जब तक वो कमरे के बाहर नहीं निकलता, हॉलवे पार नहीं करता और अपना दरवाजा बंद नहीं करता, मरियम के पेट में जकड़ कर बैठी डर की पकड़ ढीली नहीं पड़ती थी। लेकिन एक रात रशीद ने सिगरेट बुझाने के बाद जाने के बजाय दरवाजे पर ही रुक गया। उसकी नज़र मरियम के अभी तक बंद पड़े सूटकेस पर गई। उसने पूछा, क्या तुम कभी इस चीज़ को खोलने वाली हो? रशीद ने कहा कि उसने सोचा था मरियम को थोड़ा वक्त चाहिए होगा, लेकिन अब एक हफ्ता बीत चुका था और उसके हिसाब से ये सब और नहीं चल सकता। फिर उसने साफ लफ्जों में कहा कि अगले दिन सुबह से वो मरियम से एक बीवी की तरह बर्ताव की उम्मीद करता है। उसने आखिर में पूछा, फहमिदी, समझ गई? मरियम के दांत डर से कांपने लगे। यहाँ मरियम का डर पहले से भी ज्यादा गहरा होता जाता है, क्योंकि अब रशीद ने उसे इशारे में नहीं बल्कि बिल्कुल साफ तौर पर बता दिया कि अगले दिन से वो उसे अपनी बीवी के रूप में क्या कहना चाहता है। रशीद के जाने के बाद अगली सुबह मरियम ने अपना सूटकेस खोला। अब तक जो कपड़े उसने बंद करके रखे हुए थे उन्हें निकालकर ड्रेसर में रख दिया। फिर उसने घर के काम शुरू कर दिए। सबसे पहले उसने कुएं से पानी निकाला और कपड़ा लेकर अपने कमरे की खिड़कियां और नीचे लिविंग रूम की खिड़कियां साफ की। उसने फर्श पर झाड़ू लगाई और छत के कोनों में जमा मकड़ी के जाले हटा दिए। घर में हवा आए इसलिए उसने खिड़कियां भी खोल दी। उसके बाद उसने 3 कप दाल एक बर्तन में भिगोने के लिए रखी। फिर उसने एक चाकू निकाला, कुछ गाजर और 2 आलू काटे और उन्हें भी पानी में भिगो दिया। अब रोटी की बारी थी। मरियम ने आटा गूंदा और आखिर में उसे मसालों की गंदी शीशियों के पीछे एक कैबिनेट के बिल्कुल पिछले हिस्से में पाया। उसने आटा निकाला और ताज़ा आटा गूंदना शुरू कर दिया। आटा गूंदने का तरीका उसे नाना ने सिखाया था। हाथ की एड़ी से आटे को जोर से आगे ढकेलना, फिर उसके बाहरी किनारे का मोड़ना, आटे को पलटना और दोबारा वही अमल करना। जब आटा तैयार हो गया, मरियम ने उस पर हल्का सा आटा छिड़का, उसे गीले कपड़े में लपेटा, हिजाब पहना और कम्युनल तंदूर की तरफ निकल पड़ी। रशीद ने उसे तंदूर का रास्ता पहले ही बता दिया था, गली में नीचे जाना और फिर जल्दी से दाएं मुड़ना। लेकिन मरियम को रास्ता याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि औरतों और बच्चों का एक पूरा झुंड भी उसी तरफ जा रहा था। वो बस उनके पीछे चली गई। रास्ते में मरियम ने आसपास के बच्चों को देखा। वो अपनी माओ के पीछे भाग रहे थे या उनसे आगे दौड़ रहे थे। उनके कपड़े की कई जगह से फटे और बार बार सिले हुए थे। किसी की पैंट बहुत बड़ी थी, किसी की बहुत छोटी। उनके सैंडल्स की पट्टियां पुरानी और फटी हुई थी और चलते वक्त इधर उधर हिल रही थी। कुछ बच्चे पुराने फेंके हुए बाइसिकल के टायर्स को लकड़ियों से घुमाते हुए खेल रहे थे। उनकी माएँ 3-4 के ग्रुप्स में चल रही थीं। कुछ औरतें बुर्का पहने हुए थीं और कुछ बिना बुर्के के। मरियम उनके बीच चल रही थी और उनकी तेज आवाज़ों में होने वाली बातें सुन सकती थी। और धीरे धीरे वो एक ऐसी दुनिया में कदम रख रही थी जो अब उसके लिए बिल्कुल नई थी।
तंदूर की तरफ जाते हुए मरियम ने औरतों की लगातार बातें और हंसी सुनी। उनकी बातों में अपने घरों की परेशानियां थीं, किसी के बीमार बच्चे, किसी के सुस्त या नाशुक्रे शौहर की शिकायतें। कोई कह रही थी कि जैसे खाना खुद ब खुद तैयार हो जाता हो और उन्हें एक पल का भी आराम नहीं मिलता। कोई अपने शौहर की शिकायत सुना रही थी, वो मुझसे ये भी कहता है, और बातें इसी तरह एक से दूसरी औरत तक चलती जा रही थी। तंदूर के पास पहुंचते पहुंचते मरियम ने उनकी बातें शौहर के अलग अलग किस्से सुने। कोई जुआ खेलता था, कोई अपनी माँ पर पैसा लुटा देता था, लेकिन बीवी पर एक रुपया खर्च नहीं करता था। मरियम हैरान थी कि इतनी सारी औरतें कैसे एक जैसे बुरे नसीब का शिकार हो सकती हैं। सबकी शादी इतने मुश्किल मर्दों से कैसे हो गई? उसके जहन में एक और ख्याल आया, क्या शायद ये औरतों की अपनी कोई रोज की रस्म है, जैसे चावल भिगोना या आटा गूंदना? शायद कुछ ही दिन में वो भी इनकी बातों का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन तंदूर की लाइन में खड़े होते ही मरियम को महसूस हुआ कि लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। उसे कुछ औरतों की फुसफुसाहट सुनाई दी। उसके हाथ पसीने से भीगने लगे। उसके दिल में एक डर उभरा, कहीं ये सब उसके बारे में तो नहीं जानते? कहीं उन्हें ये तो नहीं पता कि मरियम को हरामी कहा गया था? एक ऐसी बच्ची जिसका पैदा होना उसके बाप और उसके खानदान के लिए शर्म का सबब बना था। क्या उन्हें ये भी पता था कि उसकी वजह से उसकी माँ की जिंदगी बर्बाद हुई और मरियम खुद भी अपनी नज़रों में दोषी महसूस करती रही? मरियम ने अपने हिजाब के कोने से अपर लिप पर आया पसीना पोंछा और खुद को संभालने की कोशिश की। कुछ देर तक सब ठीक रहा, फिर अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मरियम ने मुड़कर देखा, उसके सामने एक हल्की रंगत वाली थोड़ी भारी औरत खड़ी थी। उसने भी मरियम की तरह हिजाब पहना हुआ था। उसके छोटे घने काले बाल थे और चेहरा लगभग बिल्कुल गोल था। उसके होठों में मरियम के मुकाबले में ज्यादा भराव था और नीचे वाले होठ के पास एक बड़ा गहरा तिल था। उसकी बड़ी हल्की हरी आंखें मरियम की तरफ देख रही थी और अब मरियम की मुलाकात इस नए घर और नए शहर में एक नए शख्स से होने वाली थी। मरियम के सामने खड़ी औरत ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, तुम ही हो रशीद जान की नई बीवी, है ना? उसने बताया कि वो भी हेरात से है। उसका नाम फरीबा था और वो मरियम के घर से लगभग 5 घर छोड़कर सब्ज दरवाजे वाले घर में रहती थी। फरीबा के साथ उसका बेटा नूर भी था। नूर का चेहरा अपनी माँ जैसा खुश मिजाज था और उसके बाल पतले और उलझे हुए थे। उसके बाएं कान के पास काले बालों का एक पैच था। उसकी आंखों में शरारत थी। उसने हाथ उठाकर मरियम को सलाम किया। फरीबा ने बताया कि नूर 3 साल का नहीं बल्कि 13 साल का था। उसका एक बड़ा बेटा भी था, अहमद, जो करीब 30 साल का था। फरीबा का शौहर का नाम था हकीम, जो दह मजांग में टीचर था। फरीबा ने मरियम से कहा कि कभी उनके घर जरूर आए, वो चाय पियेंगी और बातें करेंगी। लेकिन अचानक बाकी औरतें भी फरीबा को पार करके बहुत तेजी से मरियम के आसपास जमा हो गईं। कुछ ही पल में मरियम औरतों के एक घेरे के बीच खड़ी थी। सब उससे एक साथ सवाल करने लगी, तो तुम रशीद जान की नई दुल्हन हो, तुम्हें काबुल कैसा लग रहा है? मरियम ने बताया कि वो हेरात में रह चुकी है और वहाँ उसका एक कजिन है। फिर एक औरत ने पूछा, पहले बेटा चाहिए या बेटी? किसी ने काबुल के मीनारों और शहर की खूबसूरती की तारीफ की। एक औरत ने कहा कि बेटा बेहतर होता है क्योंकि वो खानदान का नाम आगे बढ़ाता है। लेकिन दूसरी औरत ने फौरन कहा कि लड़के बड़े होकर शादी करके चले जाते हैं, जबकि बेटियां घर में रहकर बुढ़ापे में माँ बाप का ख्याल रखती हैं। फिर किसी ने कहा कि उन्हें पता था मरियम आ रही है। किसी ने हंस कर कहा, जुम्मे जुड़वा बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, फिर सब खुश। ये सारी बातें मरियम के लिए बहुत ज्यादा हो गई थी। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसकी सांसें तेज चलने लगी। कानों में भिनभिनाहट होने लगी और धड़कन बहुत तेज हो गई। उसकी नजर एक चेहरे से दूसरे चेहरे पर जा रही थी, लेकिन पीछे हटने की जगह ही नहीं थी। मरियम औरतों के बीच बने हुए घेरे के बिल्कुल बीच में फंस गई थी। फरीबा ने देखा कि मरियम बुरी तरह परेशान हो चुकी है। उसने फौरन दूसरी औरतों से कहा, उसे छोड़ दो, पीछे हटो, उसे छोड़ दो, तुम लोग उसे डरा रही हो।
मरियम ने आते ही गूंदी हुई लोई को अपने सीने से मजबूती से लगा लिया और औरतों के बीच से निकलने की कोशिश की। एक औरत ने पूछा, कहाँ जा रही हो हमशीरा? मरियम किसी तरह भीड़ से बाहर निकली और गली में तेज भागने लगी, लेकिन उसे रास्ता ठीक से याद नहीं था। कुछ दूर जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो गलत डायरेक्शन में भाग रही है। वो तुरंत पलटी और दूसरी तरफ भागने लगी। जल्दी में एक बार उसका पैर फिसला, वो गिर पड़ी और उसके घुटने पर बुरी तरह खरोंच आ गई, लेकिन वो रुकी नहीं। दर्द के बावजूद वो उठकर और तेज भागने लगी। रास्ते में औरतें उसे देखकर पूछ रही थीं, क्या हुआ तुम्हें? हमशीरा, तुम्हारे घुटनों से खून निकल रहा है। मरियम ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। आखिर उसे वो गली मिल गई जहाँ रशीद का घर था, लेकिन अब एक और मुश्किल सामने थी। उसे याद ही नहीं आ रहा था कि उसका घर कौन सा था। वो एक गली में आगे गई, फिर पीछे लौटी। सांस फूल रही थी और आंखों में आंसू आ गए थे। वो बिना सोचे एक एक दरवाजा खटखटाने लगी। कुछ दरवाजे बंद थे, कुछ खुले, लेकिन अंदर अनजान आंगन नजर आए। कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, कहीं मुर्गियां घबरा कर इधर उधर भाग रही थीं। मरियम के जहन में एक खौफनाक ख्याल आया। अगर रशीद घर आ गया और उसने मरियम को अपने ही मोहल्ले में इस तरह भटकते हुए देखा तो? घुटने से खून बह रहा था और वो अपने ही घर का रास्ता भूल गई थी। अब मरियम रोने लगी। वो दरवाजों को धक्का देती, घबराहट में दुआएं पढ़ते हुए आगे बढ़ती रही। आखिर एक दरवाज़ा खुला और सामने उसने देखा वही आउट हाउस, वही कुआं और वही टूल शेड। उसे अपना घर मिल गया था। मरियम ने तुरंत दरवाज़ा अंदर से बंद किया और कुंडी लगा दी। फिर वो दीवार के पास चारों हाथों पैरों के बल गिर गई और उल्टी करने लगी। सब कुछ खत्म होने के बाद वो धीरे से पीछे हटी और दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। उसके पैर सामने फैल गए थे। उस वक्त मरियम को महसूस हुआ कि अपनी पूरी जिंदगी में वो कभी इतनी तन्हा नहीं रही थी। उस रात जब रशीद घर लौटकर आया तो उसके हाथ में भूरे कागज का एक बैग था। मरियम को देखकर जो हुआ उनमें उसमें एक और बात भी थी। मरियम उस बैग को देखकर मायूस हो गई थी। रशीद ने घर में आकर साफ खिड़कियों और झाड़ू दिए हुए फर्श पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने देखा कि उसका खाना पहले ही तैयार है और लिविंग रूम के फर्श पर साफ सोफा बिछा हुआ है तो वो खुश नजर आया। मरियम ने कहा, मैंने दाल बनाई है। रशीद ने जवाब दिया, अच्छा, मैं भूखा हूँ। मरियम ने आफ्तावा से उसके हाथ धोने के लिए पानी डाला। जब उसने टॉवल से हाथ सुखा लिए, मरियम ने उसके सामने गरम दाल और सफ़ेद फूले हुए चावल की प्लेट रख दी। ये मरियम का रशीद के लिए पहला पकाया हुआ खाना था, लेकिन मरियम खुद अभी भी तंदूर पर हुई घटना से पूरी तरह नहीं संभली थी। सारा दिन उसके जहन में यही चलता रहा था कि दाल ठीक बनी है या नहीं, कहीं उसने अदरक ज़्यादा या हल्दी कम तो नहीं डाल दी, कहीं रशीद को खाना पसंद न आया तो। रशीद ने चम्मच से दाल उठाई और मरियम का दिल जोर से धड़कने लगा। अगर उसे पसंद न आई तो, अगर वो गुस्से में प्लेट हटा दे तो। रशीद ने पहले दाल को थोड़ा ठंडा किया, फिर खाया और कहा, अच्छी है, थोड़ा नमक कम है लेकिन अच्छी है, शायद अच्छी से भी ज़्यादा। मरियम को फौरन राहत महसूस हुई। उसके अंदर एक छोटा सा फख्र भी पैदा हुआ। रशीद की इतनी छोटी सी तारीफ भी उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। दिन में जो कुछ हुआ था उसकी कड़वाहट भी कुछ कम हो गई। फिर रशीद ने उससे कहा, कल जुम्मा है, क्या कहती हो, मैं तुम्हें काबुल घुमाने ले जाऊं? मरियम ने समझा शायद वो पूछ रहा है कि काबुल के आसपास घूमना है। रशीद ने मजाक में कहा, नहीं, कैलकटा। मरियम कुछ पल उसकी तरफ देखती रही, फिर रशीद हंसकर बोला कि वो मजाक कर रहा था। काबुल ही और कहाँ? और वो मरियम की तरफ हाथ बढ़ाने लगा। रशीद ने ब्राउन पेपर बैग से एक आसमानी नीले रंग का बुर्का निकाला। बुर्के को खोलते ही उसकी प्लेटेड कपड़े की सिलवटें उसके घुटनों पर फैल गईं। उसने बुर्का लपेटा और मरियम की तरफ देखा। फिर रशीद ने मरियम को बताया कि उसकी दुकान पर ऐसे कस्टमर्स आते हैं जो अपनी बीवियों को साथ लेकर आते हैं। उसके मुताबिक कुछ औरतें चेहरा खुला रखकर उससे सीधे बातें करती हैं, आंखों में आंखें डालकर देखती हैं, मेकअप करती हैं और ऐसे कपड़े पहनती हैं जिनसे उनके घुटने नजर आते हैं। रशीद ने यह भी कहा कि कभी कभी वो औरतें अपने जूतों के नाप के लिए नंगे पैर खड़ी होती हैं
और उनके शौहर ये सब देखते रहते हैं। उसके नज़दीक उन शौहरों को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं होता कि कोई अजनबी उनकी बीवी के पैर छू रहा है। रशीद को लगता था कि ये लोग अपनी तालीम की वजह से ख़ुद को मॉडर्न और इंटेलेक्चुअल समझते हैं, लेकिन असल में वो अपनी नग और नामूस यानी अपनी इज्जत और गैरत को खुद ख़राब कर रहे हैं। उसने सर हिलाया और कहा कि ऐसे लोग ज़्यादातर काबुल के अमीर इलाकों में रहते हैं। फिर उसने कहा कि वो मरियम को वहाँ ले जाएगा ताकि वो खुद देख सके, लेकिन रशीद के मुताबिक उनके अपने मोहल्ले में भी ऐसे सॉफ्ट मर्द मौजूद थे। उसने ख़ास तौर पर हाकिम का जिक्र किया, जो फारिबा का शौहर और टीचर था। रशीद ने कहा कि वो फारिबा को अक्सर गली में सिर्फ स्कार्फ के साथ घूमते हुए देखता है और उसके सर पर पूरा बुर्का नहीं होता। रशीद के लिए ये बात शर्म की थी। उसने इसे एक ऐसे शौहर की निशानी बताया जो अपनी बीवी पर काबू नहीं कर सकता। फिर रशीद ने मरियम को सख्त नज़र से देखा और कहा कि वो उन मर्दों जैसा नहीं है। उसने कहा कि जिस जगह से वो आया है वहाँ एक गलत नज़र, एक नामुनासिब लफ्ज़ और खून तक बह सकता है। उसके लिए औरत का चेहरा उसके शौहर की इज्जत और जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ था। रशीद ने मरियम से कहा, मैं चाहता हूँ तुम ये बात याद रखो, समझी? मरियम ने चुपचाप सिर हिला दिया। उसने ब्राउन पेपर बैग मरियम की तरफ बढ़ाया और मरियम ने उसे ले लिया। कुछ देर पहले तक मरियम रशीद की तरफ से अपने खाने की तारीफ सुनकर खुश हो रही थी, लेकिन अब वो खुशी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। उसके अंदर एक नया एहसास पैदा हुआ, रशीद की मर्ज़ी और उसका फ़ैसला कितना सख्त और अटल हो सकता है। रशीद ने उसे पेपर बैग दिया और बोला, हमारे बीच अब एक अंडरस्टैंडिंग है, चलो और दाल लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 11। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।